आप नियरेस्ट सेंटर में पहुंचे जहाँ पे सीटी स्कैन हो। सीटी स्कैन आपको 3 से लेके 5 मिनट में ये बता देता है कि नाड़ी फटी है या नाड़ी रुकी है। अगर आपकी नाड़ी रुकी है तो सद्भावना हॉस्पिटल में एक इलाज ऐसा उपलब्ध है जो दुनिया में उपलब्ध है, हम तो यहाँ अब लेकर आए हैं। यूएस में, इंडिया में, सब जगह पे एक ऐसी दवाई है, उसको 3 से लेके 4.5 घंटे के अंदर अंदर दिया जाए तो बाजू पूरी की पूरी या हाथ आपका जो रुका है चल जाता है। तो साहब पहले फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली के लोगों की बात कर लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी में हिसार की ओर रुख करते थे या बठिंडा की ओर रुख करते थे, लेकिन अब डबवाली के भी जो पेशेंट हैं वो सद्भावना अस्पताल का रुख करते हैं। क्या विशेषता है ऐसी आप में? वेंटिलेटर एक जान बचाने का उपकरण है, जान बचती है इससे। हमारे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर यूज होते हैं, मरीज उनसे निकलते हैं, ठीक होते हैं, सब कुछ। जैसे सद्भावना हॉस्पिटल की जो शुरुआत से ही ना, जब से हमने इसको शुरू किया है तो हम तो टीम कंसेप्ट पे ही चले। जिस अस्पताल में है बड़े डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वहाँ का खर्चा जो है बजट से बाहर चला जाता है। का सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसमें कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके कारण कई हैं। उसके कारण सबसे बड़ा कारण तो शायद यही है कि हमारी गवर्नमेंट को जितना हेल्थ पे खर्चा करना चाहिए उतना नहीं कर। रोड साइड एक्सीडेंट की बात जब हम करते हैं, लोग नागरिक अस्पताल की ओर है मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी न होने के कारण नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। क्या सद्भावना अस्पताल ऐसे केसों को हैंडल करता है? मौके पर जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो क्या पूर्ति की जाती है? आमतौर पर एक कहावत है कि अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते इंसान हर समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य से संबंधी समस्या की आती है तो इंसान हार जाता है। अपने आसपास अच्छा डॉक्टर, अच्छा अस्पताल न मिलने के एवज में कई बार इंसान को उसकी कीमत अपनी जान तक देकर है चुकानी पड़ती है। लेकिन फतेहाबाद के अंदर प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल सहगल ने आज से 4 वर्ष पूर्व फतेहाबाद को सद्भावना मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में एक ऐसी सौगात दी जिसका फायदा न केवल फतेहाबाद वासियों को हुआ, हम कह सकते हैं कि हरियाणा वासी और पंजाब वासी भी इस अस्पताल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज डॉक्टर अंशुल सहगल हमारे साथ स्वयं बने हुए हैं, इनसे जानेंगे कि 4 वर्ष पूर्व और आज के वर्तमान में सद्भावना अस्पताल में क्या क्या बदलाव आया है, किन किन डॉक्टर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, और डॉक्टर जानेंगे कि आयुष्मान योजना का जो प्रचार भारत सरकार कर रही है, जो प्रचार हरियाणा सरकार कर रही है, उनके अस्पताल में कितने मरीज आज तक लाभ ले चुके हैं और कितने लाभ लेने की श्रेणी में खड़े हैं। उससे पहले डॉक्टर सहगल से जानेंगे कि सद्भावना मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का डंका न फतेहाबाद में, न हरियाणा में, बल्कि पूरे पंजाब तक बज रहा है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुल सहगल साहब। नमस्कार तरुण जी। डॉक्टर साहब, फतेहाबाद आपकी जन्मभूमि, बाद में ही आपकी कर्म भूमि, कैसा लग रहा है? फतेहाबाद बिल्कुल आपने सही कहा, मेरी जन्मभूमि। मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं स्कूल्स में सब जगह मेरी एजुकेशन है। मेरे परिवार के, दोस्त के सब रिलेशन सब यहीं हैं। फिर पढ़ाई के लिए जैसे हमें 2001 में मेरे को अमृतसर में एडमिशन मिला MBBS में। अमृतसर में MBBS के बाद मैं 3 साल MD के लिए पटियाला गया। फिर MD के बाद मैं दिल्ली में गंगाराम में रहा। फिर जब यहाँ आते थे तो घर आते हैं हम देखते थे, अटैचमेंट ऐसी बन गई कि पंजाबी सभा में मेडिसिन डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया, उसको बहुत अपनी तरफ से इतनी मेहनत की कि उसको हमने एक मुकाम तक पहुंचाया। ऐसा था कि जैसे इमरजेंसी से रिलेटेड फतेहाबाद में यही एक धारणा थी कि इमरजेंसी नहीं टैकल नहीं हो रही है, टैकल नहीं करनी है, या टैकल करने में यहाँ रिस्क जाता है, जनता कोऑपरेटिव नहीं है। पर मुझे ऐसी टचवुड प्रभु कृपा से गए, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं समाज की तरफ से। समाज ने भी पूरा सहयोग दिया है। शहर के हर संस्था, हर मोजिज लोगों ने पूरा हमें कोऑपरेट किया। ऐसा इमरजेंसी टैकल करने में हम पंजाबी सभा से ही शुरू होते होते अब हमें 10-12 साल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, रोकना चाह रहा हूँ बीच में। फतेहाबाद में आमतौर पर धारणा रहती है और देखा जाता है कि छोटे से छोटा डॉक्टर भी यहाँ से मूव कर जाता है।
आप स्वयं दिल्ली के गंगाराम जैसे बड़े अस्पताल से निकलकर फतेहाबाद पहुंचे, ना स्वयं पहुंचे बल्कि ऑल इंडिया से विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ ले आए, क्या कारण था इसका? इसका कारण तो कभी मैंने जैसे ऐसा है कि प्लानिंग से तो नहीं किया, पर अटैचमेंट थी इस जगह के साथ। हम यहीं पे, मैंने आपको बोला यहीं पले बड़े हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी फैमिली में भी किसी को मेडिकल इशू हुआ तो उनको भेजा गया हिसार, यहाँ हिसार फतेहाबाद में नहीं है कुछ, नहीं हिसार ले जाओ, हिसार ले जाओ। और कई बार ऐसा होता भी है कि डेथ्स भी हुई हैं रास्ते में जी, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी डेथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये चीज़ें हमें चुभती तो थी, मन में एक आर्ट सी तो रहती थी कि यार ये नहीं, ऐसा कौन सी फैसिलिटी है या ऐसी कौन सी डिग्री है या ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो हिसार के डॉक्टर्स तक तो सीमित है और फतेहाबाद में नहीं आ सकती। तो उस बैरियर को तोड़ने में बहुत टाइम लगा। मन में इच्छा थी कि इसको ख़त्म करना है, हमें जितनी संभव हो सके फैसिलिटीज़ अपने सिटी को देनी है। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बहुत आसान था। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम रास्ते में चलते गए और लोग जुड़ते गए, डॉक्टर्स मतलब उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, अपना हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर्स भी आए, जुड़े, कुछ अब भी हैं, कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सिलसिला मतलब आसान नहीं था बहुत। 4 वर्ष पूरा जब सद्भावना मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की, मॉडर्न ओपीडी से लेकर मॉडर्न आईसीयू तक का निर्माण आपने करवाया, कभी झिझक नहीं हुई भी इन सब का खर्चा कैसे निकाला जाएगा? ना, इस चीज ने ही, यही मैंने आपसे बोला ना कि स्ट्रगल बहुत रहा। बहुत आसान नहीं था ये रास्ता। ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने में कि जिसमें हमें इसकी कॉस्ट निकल जाए 4 साल लग गए। मतलब आपको एक प्रैक्टिकल लाइन बोलूँ कि 4 साल तो हमें इसकी कॉस्ट निकलने के उस लेवल पहुंचने में लग गए। डॉक्टर साहब, मैं आपको आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से आपसे बड़ा भली भांति परिचित हूँ। जब 4 वर्ष पूरा स्थापना की गई तब ईसीजी, इको तक सीमित आप लोग थे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, बढ़ते बढ़ते मॉडर्न आईसीयू, उसके बाद कैथ लैब की आपने यहाँ स्थापना की। क्या मोटिव है भाई? सब कुछ आप ही करना चाह रहे हैं क्या? और डॉक्टरों का नंबर नहीं आना देना चाह रहे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ, मतलब एक फिजिशियन में जो एक बात होती है, एक फिजिशियन का काम जो होता है ना, वो एक पेशेंट के साथ ऐसी अटैचमेंट होती है कि उसका ब्रेन से लेके पैर तक का सिस्टम जो है ना हमारे साथ जुड़ा रहता है। फिजिशियन के जो पेशेंट होते हैं, अब अगर उसको हार्ट की दिक्कत हुई है, कैथ लैब चाहिए, तो हम उसको नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। उसको किडनी की दिक्कत हुई है, डायलिसिस चाहिए, खून कम हो गया, ब्लड लगाना है, कोई दिमाग के अंदर क्लॉट हो गया, सीटी स्कैन कराना है। तो इन सब चीज़ों को आपके पेशेंट को फैसिलिटी देने का मतलब यही है कि अगर वो आपके पास चीज़ होगी तभी देंगे ना। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कुछ होगा तो ही आप किसी को दोगे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो हम किसी को क्या देंगे? अब पेशेंट को अगर हमें लग रहा है कि यार इसको हार्ट से संबंधित दिक्कत है, अगर हमने इसको टाइमली स्टेंट नहीं डाले तो जान जा सकती है, तो हम वो ऑप्शन दे ही तभी सकेंगे जब हमारे पास फैसिलिटी होगी। 4 वर्षों का अगर इतिहास की बात करें, ऐसे बहुत से मरीज होंगे जो समय पर आपके अस्पताल में पहुंचे, प्राथमिक उपचार मिला और जिनकी जान बच गई। इतिहास तो रहा होगा ना? बिल्कुल है सर। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक है जिनका लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हुए हैं। लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स में यही होता है कि इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, कई बार इमरजेंसी स्टेंटिंग करनी पड़ी। ऐसा भी हुआ है कि कोई डिलीवरी सिजेरियन या कहीं और पेशेंट था, अब वहाँ सिजेरियन में दिक्कत आ गई, नहीं हो पाया, तो एक टीम की ज़रूरत थी जिसको यहाँ शिफ्ट करके करना पड़ा। बच्चा माँ दोनों ठीक रहे। ऐसे कुछ केसेस हुए हैं। 300 से ज़्यादा हम एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। सर्जरीज, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, ये सब हम बड़े ही अब नॉर्मल तरीके से अब रूटीन में ही होने लग गए हैं। एंजियोप्लास्टी का जिक्र आपने किया। एंजियोप्लास्टी को लेकर है, लोगों के मन में संशय रहता है भी स्टंट की कीमत है सरकार ने निर्धारित की हुई है, लेकिन बावजूद उसके अस्पताल वाले अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ऐसा पहले कुछ टाइम पहले 10 साल, आज से 10 तो नहीं कहूँगा, 8 साल पहले सिचुएशन थी। अब जो है ना प्राइस रिजर्व्ड है। कोई भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता।
डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी का जिक्र आपने किया। एंजियोप्लास्टी को लेकर है, लोगों के मन में एक संशय रहता है कि स्टंट को लेकर सरकार ने राशि निर्धारित की हुई है, बावजूद उसके अस्पताल वाले अपनी मनमानी करते हैं। नहीं, ऐसा आज के सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल नहीं है तरुण जी। आज से 8-10 साल पहले कुछ सिनेरियो डिफरेंट थे। स्टेंट के प्राइस फिक्स्ड हैं और प्रोसीजर के प्राइस भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। कई बार कंडीशन के हिसाब से, जैसे हो सकता है कि दवाई या कोई और प्रोसीजर करना पड़ता है जिसमें IVS होती है, कई तरह की मशीनें हैं जो और एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाएं, तो उसके लिए चार्ज ओवर पड़ता है। अदरवाइज तो स्टेंटिंग का रेट जो है बहुत कम हो चुका है। कोई भी अस्पताल है अवेयर नहीं कर पा रहा है लोगों को। गरीब तबका है, रेटों के कारण है अस्पताल आने से डरता है, जिससे कि नुकसान इतना हो जाता है कि सांस तक भी चली जाती है। देखो, जहाँ भी पेशेंट इलाज कराता है पैसा हर जगह उसका लगता है। अब जिसके पास लिमिटेड पैसा है, अगर वो शुरू से अच्छी जगह आता है तो वो सही रास्ते पे चल पड़ता है उसका इलाज। कई बार मरीज क्या होता है कि एक लिमिटेड पैसा गलत जगह पे, या गलत तो मैं नहीं कहूँगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, कि जो उस बीमारी के लिए उचित जगह नहीं थी, वहाँ अपना कीमती पैसा खर्च कर चुके होते हैं। और जब एक उस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुँचते हैं तो उनकी जेब खाली हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं है कि आप लोगों की एक मोरल ड्यूटी बनती है भी, एक लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई जाए भी, जो सरकार द्वारा राशि निर्धारित की गई है वही आपको देनी पड़ेगी, इसके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी? अब जनता अवेयर हो रही है। ये जो स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की, इससे जनता काफ़ी अवेयर है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस के बेस पे जो गवर्नमेंट ने प्लान लागू किया है, जनता इसके साथ जुड़ रही है। हम फिर भी अपने जो भी हमारे पेशेंट्स जो रेगुलरली होते हैं, हम उनको इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के रूप में लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। क्या आपके अस्पताल में लोग लाभान्वित हो रहे हैं क्या? हाँ जी, हमारा हॉस्पिटल अपने शहर का सबसे पहला ही हॉस्पिटल था जो आयुष्मान भारत योजना के साथ अनुबंधित हुआ। हमारा ये हॉस्पिटल, शायद हम हरियाणा में एक ऐसे थे जिसने कोविड के टाइम पे भी पेशेंट्स को आयुष्मान में इलाज कोविड को भी दिया है। तो हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली के ही लगभग हम 20 से 25 एडमिशन आयुष्मान को लेकर भी एक धारणा बनी हुई है कि आयुष्मान के तहत जो सरकार गारंटी देती है कि आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा, बावजूद उसके डॉक्टर चार्ज करते हैं। आयुष्मान योजना में जो ऐसा नहीं है कि वो एक आयुष्मान योजना एक बहुत अच्छी योजना है, पर अभी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है और बहुत सारा सुधार हो रहा है। हमारी जो IM में है वो डॉक्टर्स और हरियाणा सरकार और सेंट्रल के जो NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उनकी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं कि इस सिस्टम को और पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाए। अब सिंपल एग्जांपल यही है कि आयुष्मान में आप पेशेंट ने कहना है कि ये कार्ड है जी, आप इससे मेरा इलाज करो। जो कार्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर बेस्ड कार्ड है, उसमें कोई इंसान का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर ऑपरेटर्स और आयुष्मान मित्र होते हैं वो फाइल अपलोड करते हैं, फिर वहाँ से अप्रूवल आती है। आपने किसी की फाइल अपलोड करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको कोई बेस चाहिए ना। आप किसी को एडमिट कर रहे हो, आप अगर किसी को एडमिट कर रहे हो तो उसका कोई एडमिशन करने के लिए गवर्नमेंट डायग्नोसिस मांगती है कि आपका इसको बीमारी क्या है, क्यों एडमिट करना है, क्यों अप्रूवल दें, तो उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो बेसिक वर्कअप है वो पेशेंट्स को ये लगता है कि यार डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसकी मीटिंग्स भी चल रही हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि OPD इसमें कवर हो, तो OPD सरकार की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट OPD को नहीं इसमें कंसीडर करना चाहती। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप अपना जो इंडोर एडमिशन है उसी में इसको यूटिलाइज करें। पिछले दिनों में जब बीमा कंपनियों का डेटा देख रहा था, इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके जो यूजर हैं, जो धारक हैं, वो धीरे धीरे घट रहे हैं निरंतर। पहले लोग हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति बड़े अवेयर थे, लेकिन जब से आयुष्मान की योजना आई है लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बंद कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको बहुत अच्छा डिसीजन नहीं मानता। आयुष्मान जो एक योजना है, आप ठीक है उसके साथ अगर आप उसके लाभार्थी हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस ही दे सकता है। वो आयुष्मान
आज की डेट में उसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक ये हॉस्पिटल है, सद्भावना हॉस्पिटल, एग्जाम्पल लेते हैं, और हमें कोई पोली ट्रॉमा का केस है, उसके सिर पे भी चोट है, मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, उसके सिर पे भी चोट है, उसकी पसली भी टूट गई, हड्डी भी टूट गई पैर की, कान से भी खून आ रहा है, तो ऐसा कोई कुल मिला के आयुष्मान में पैकेज ही नहीं बनेगा। या कोई इस तरह का पेशेंट है जिसके लीवर, किडनी, हार्ट तीनों में दिक्कत आ गई, तो ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट पड़ जाता है। इसका भी पैकेज आयुष्मान में जो है नॉन वायबल और बहुत ही लिमिटेड जगह पे रखे गए हैं मेडिकल कॉलेज, उसको नहीं कवर कर सकता। तो पेशेंट को तब लगता है कि यार मेरे कार्ड का फायदा क्या। तो लगता है मान लिया जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है जितना कि आयुष्मान कार्ड भी। देखो, आयुष्मान कार्ड तो आपके हाथ में नहीं है कि आपका बनेगा या नहीं बनेगा, पर हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके हाथ में आप अपना ले सकते हैं। मंथ के मुझे लगता है अगर फैमिली का 500 या 1000 रुपए भी उसके लिए रखा जाए तो इसी रिसेंट से प्रीमियम में बहुत अच्छा आप अपना हेल्थ कवर ले सकते हैं। सद्भावना अस्पताल की बात करें, डॉक्टर अंशुल सहगल के साथ मेडिकल टीम की बात कर लीजिए, नॉन मेडिकल टीम की बात कर लीजिए, किस किस तरह की टीम के रूप में कौन कौन से लोग कार्यरत हैं, कौन कौन से विशेषज्ञ कार्यरत हैं? सद्भावना हॉस्पिटल पहले दिन से ही टीम बेस्ड कल्चर पे चला है। उसमें डॉक्टर अंशुल सहगल भी टीम का हिस्सा ही है। टीम से अगर हमें कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उतना इनपुट मुझे भी देना होता है, तो ही मैं टीम से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसमें मेरे सबसे पुराने सहयोगी तो डॉक्टर अमित आहूजा ही रहे हैं, वो पिछले 8-10 साल से मेरे साथ हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स में आजकल डॉक्टर गायनी डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर गीता चौधरी मैडम देख रहे हैं, जो सबसे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ऑर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर मनमोहन पावा सर हैं, डॉक्टर योगेश अग्रवाल हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर मुकेश मील हैं, डॉक्टर संजीव तायल हैं, डॉक्टर अमन हैं, और न्यूरो सर्जरी में हमारे पास डॉक्टर ईशू हैं जो, और डॉक्टर ललित भाटिया हैं। यूरोलॉजी में डॉक्टर पंकज मित्तल हैं। रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन देखता है, उसके लिए डॉक्टर अंकुश मेहता हैं। इसके अलावा जो हमारी बैकबोन है, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स तो राउंड द क्लॉक हमारे को सर्विसेज देते हैं। उनके इंचार्ज डॉक्टर स्नेहा जग्गा हैं। पुराने एमओज में डॉक्टर अलीशा, डॉक्टर अभिमन्यु, ये कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी टीम को बनाए हुए हैं। क्योंकि ये जो एक इंडोर का सिस्टम है, राउंड द क्लॉक सर्विसेज हैं, ये एक कंसल्टेंट के या एक पर्सन के बस का नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान इतना काम। डॉक्टर साहब, सद्भावना अस्पताल की टीम की बात करें, मेडिकल और नॉन मेडिकल में कौन कौन से विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं? जैसे सद्भावना हॉस्पिटल की जो शुरुआत से ही ना, जब से हमने इसको शुरू किया है तो हम तो टीम कंसेप्ट पे ही चले। इसमें सबसे पुराने सहयोगी तो मेरे डॉक्टर अमित आहूजा ही रहे हैं, जो पिछले 8-10 साल से मुझे पंजाबी सभा से फिर सहगल हॉस्पिटल में मेरे साथ रहे हैं। डॉक्टर अंशुल स्वयं को डायरेक्टर देखते हैं या टीम का हिस्सा देखते हैं? डॉक्टर अंशुल टीम के सबसे जिम्मेवार हिस्सा है, जिनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा है। टीम का हिस्सा है बिल्कुल, पर कई जगह पर एक रोल लेना पड़ता है, उसमें वो भूमिका निभानी पड़ती है। कई जहाँ पे जिम्मेवारी लेनी है या कोई ऑडिट करना है, इसमें फिर हमें वो डायरेक्टर की भूमिका में आना पड़ता है। अदरवाइज डॉक्टर सहगल टीम का हिस्सा है। तो हमारी टीम में जैसे मैंने डॉक्टर अमित हैं, फिर हमारे जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक हैं, वो अपनी फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर मनमोहन पावा सर हैं, डॉक्टर योगेश अग्रवाल हैं। गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर गीता चौधरी मैडम हैं। सर्जरी में डॉक्टर मुकेश मील, डॉक्टर संजीव तायल, डॉक्टर अमन। हमारे पास यूरोलॉजी में डॉक्टर पंकज मित्तल हैं, न्यूरो में डॉक्टर ईशू हैं। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में डॉक्टर अजय नारंग, डॉक्टर मीनाक्षी बंसल, डॉक्टर रानी तायल। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन विभाग है, उसमें डॉक्टर अंकुश मेहता अपनी फैसिलिटीज़ और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सर्वेश हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं। ब्लड बैंक इंचार्ज भी वही हैं। तो ये सारा एक टीम वर्क है। तो इस टीम वर्क के जो बिल्कुल टीम वर्क जिसके ऊपर निर्भर है, जो पिलर है, वो है हमारी मेडिकल ऑफिसर्स की और नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम। तो मेडिकल ऑफिसर्स की टीम में हमारे हैं जो इंचार्ज हैं, उनके डॉक्टर स्नेहा जग्गा हैं, डॉक्टर अलीशा मेहता, डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर आरती, डॉक्टर बंसी, डॉक्टर साहिल, डॉक्टर रितु। तो ये हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर कन्हैया जो ये
जो इंडोर पेशेंट्स की केयर के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो इन्हें सद्भावना ग्रुप का बैकबोन कहा जा सकता है। बिल्कुल, स्पाइन है, ये हमारे बैकबोन यही है। बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल एग्री करूंगा, ये बैकबोन है हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपने विशेषज्ञों का जिक्र किया, लिस्ट आपने लंबी चौड़ी नामों की है, मुझे गिना दी है। कॉस्ट की बात कर लेते हैं। लोगों में एक भ्रम सा फैला रहता है कि जिस अस्पताल में है बड़े डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वहाँ का खर्चा जो है बजट से बाहर चला जाता है। देखो, मतलब इस बात को, कॉस्ट जो है ना, मैं मानता हूँ कॉस्ट एक हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसमें कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके कारण कई हैं। उसके कारण, सबसे बड़ा कारण तो शायद यही है कि हमारी गवर्नमेंट को जितना हेल्थ पे खर्चा करना चाहिए उतना नहीं करती। तो अगर हेल्थ पे हमारी गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो तो शायद प्राइवेट सेक्टर पे इतना बर्डन ना आए और पेशेंट की पॉकेट भी ना सफ़र करे। अब जो हमारे हॉस्पिटल्स के या सबके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उनको भी शायद ये सोचना चाहिए कि ये कोई गवर्नमेंट हमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं देती, ना जमीन पे, ना किसी इक्विपमेंट पे, और ना किसी तरह की टैक्सेशन में, किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे फोर्टिस, मेदांता, गंगाराम, इनमें कुछ फैसिलिटीज जो हैं गवर्नमेंट ने लैंड दी है या कुछ ऐसा है, पर वो बहुत लिमिटेड नंबर है, लेस देन 0.001%। बाकी सभी हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने ही दम पे चला रहे हैं। तो उसको इसी एंगल से सोचना चाहिए। आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप खुद इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो उसमें मनी का सर्कल ही है जो उसको चला सकता है। नहीं तो ये तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कॉस्ट एक फैक्टर है, बट कॉस्ट अकेला फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब जब से ये स्कीम्स आई हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, इंश्योरेंस है, तो कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, प्लान्ड वे में कर सकते हैं। अदरवाइज क्या था कि हेल्थ के ऊपर प्लान खर्चा नहीं करता कोई भी। हाँ, मैंने आज 1000 रुपये पर मंथ रखने हैं फैमिली के हेल्थ के लिए। अगर कोई फैमिली का जो सरगना है, जो या फैमिली का मुखिया है, वो इतना एक अमाउंट भी रखे तो पूरी फैमिली का हेल्थ प्लान की जा सकती है। उसको बिल्कुल आप कंफर्टेबली बहुत ही अच्छा इलाज और आराम से करवा सकते हैं। फॉरेन से जब भी NRI इंडिया लौटते हैं, हरियाणा लौटते हैं, जब हमारी उनसे बात होती है, माफ़ कीजिएगा, इंडिया और फॉरेन के स्वास्थ्य कल्चर को लेकर टिप्पणी करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है फॉरेन में आपको 24/7 मिल जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको डे में भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, नाइट का तो आप छोड़ ही दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज जिनको आप बड़ा देश, विकसित देश मानते हैं, जहाँ से हमारे जो बच्चे, हमारे जो युवा हैं जिन देशों में जा रहे हैं, आप उनसे पर्सनली कभी मिलिए तो आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 6-8 महीने नहीं मिलेगी। हमारे देश में तो अगर मान लो किसी को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, सपोज आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ दर्द है छाती में, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो ही कैन डायरेक्टली वो जा सकता है, आपने उनकी पर्ची कटाई और आप दिखा लीजिए। सर, आपने रोकना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि 6 से 8 महीने तक है आपको है अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन बताया जाता है कि ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ सिस्टम ये है कि अगर आपने मान लो आपने कोई एम्बुलेंस पे कॉल की तो नर्सेज विल अटेंड। नर्सिंग सिस्टम जो है मेडिकल सिस्टम से बेटर है, पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीजर होना है तो आपको डॉक्टर वहाँ पे मिलेंगे, वो भी एट वेरी वेरी हाई कॉस्ट। वहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस जो है आप एक धनाढ्य आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, और अगर आपको किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना है तो वो 6-8 महीने की वेटिंग चलती है। इवन डेंटल ट्रीटमेंट में भी आप कुछ दिन पहले अखबारों में शायद देख रहे होंगे, जो इंग्लैंड में चुनाव हुए हैं, जो हमारे मूल के प्रधानमंत्री जहाँ हारे हैं, वहाँ एक मुद्दा रहा है कि डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट 2-2 साल नहीं मिल रही। और आप हिंदुस्तान में देखें तो मेरे खुद के कई इतने डेंटल फ्रेंड्स हैं जिनके पास NRI पेशेंट्स कराने ही ट्रीटमेंट आते हैं। चलो इंडिया हो आएंगे, डेंटल ट्रीटमेंट हो जाएगा और इतनी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। कुछ प्रोसीजर हैं जो जैसे एंजियोप्लास्टी की बात चल रही थी, तो गुड़गांव, दिल्ली, इनमें मेडिकल टूरिज्म जो कंसेप्ट आया था वो यही आया था कि वहाँ कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, आपको टाइम पे
डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो वो इंडिया आके कराते हैं। आप उनका कॉस्ट भी बचती है और टाइमली इलाज होता है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, बाईपास है, इस तरह के बड़े बड़े ऑपरेशन जो हैं वो फॉरेन के पेशेंट्स इंडिया आके करवाते हैं। आपने अभी सद्भावना अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की है लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे बताई और उनके नाम बताए। ये क्या 24/7 अवेलेबल रहते हैं या सिर्फ नाम दिखाने के लिए हैं? नहीं, देखो उन लिस्ट में मैं ईएनटी डॉक्टर किरण का नाम भूल गया, बढ़िया आपने मुझे याद दिलाया। डॉक्टर किरण ने हमें ईएनटी एज एन ईएनटी ज्वाइन किया है। कंसल्टेंट्स जो है ना वो 24/7 नहीं हो सकते। यही मैंने कहा ना, बैकबोन जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो फर्स्ट एड, जिनको आप सिंपल भाषा में कहें कि आपको स्टेबलाइज करते हैं। और कंसल्टेंट्स जो हैं वो ऑन कॉल होते हैं। ओपीडीज में तो होते ही हैं वो लोग 4-5 घंटे जो उनकी ओपीडी है, बाकी टाइम वो ऑन कॉल होते हैं पेशेंट्स की। जैसे ही एमओज की कॉल आती है दे कम एंड अटेंड। लेकिन आज के दिन जनमानस का एक माइंडसेट हो गया है, चाहे उनका सिर दर्द होता है, जुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है, स्पेशलिस्ट की तरफ रुख करते हैं। हाँ, ये आपने, मैंने कहूँगा, बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है। इस मुद्दे पे तो हम अपने पेशेंट्स को ना कई बार जागरूक भी करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ 5-7 साल पहले एक कंसेप्ट शुरू किया, फैमिली फिजिशियन। उन्होंने फैमिली फिजिशियन में अलग पढ़ाई शुरू करवाई कि भी आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाएं, आपका फैमिली फिजिशियन जब रेफर करेगा तभी जाएं। तो ये किसी तरह से अपने सेटअप में ये हो नहीं पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, कुछ कारणों से इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। तो इसका जो सही वर्जन है वो ये है कि आपकी फैमिली का एक पर्सनल फिजिशियन होना चाहिए। आपको फिजिशियन के साथ ही हर चीज़ डिस्कस करके आगे मूव करना चाहिए। अननेसेसरीली उसमें आप क्या हो सकता है कि बहुत सारे खर्चों से भी बच सकते हैं, बहुत सारी दवाइयों से, बहुत सारे टेस्टों से बच सकते हैं। एक प्रॉब्लम के लिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर जिसके पास से हम 5 साल से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम उसको मिलते हैं, तो वो आपकी पूरी बीमारी को, आपके जीनोम को, आपके जेनेटिक्स को, आपकी ड्रग हिस्ट्री को, पर्सनल हिस्ट्री को समझ के जितना जल्दी डायग्नोसिस बना सकता है, कोई नया डॉक्टर उतनी जल्दी उस डिसीज को ना पकड़ सकता ना ट्रीट कर सकता। सुपर स्पेशलिस्ट का अपना बहुत बड़ा रोल है, पर डायरेक्ट सुपर स्पेशलिस्ट को जो अप्रोच किए जाने की कल्चर है वो बहुत अच्छी मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो सुपर स्पेशलिस्ट का बर्डन बढ़ता है और जो पेशेंट है उसकी पॉकेट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो साहब, पहले फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली के लोगों की बात कर लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी में हिसार की ओर रुख करते थे या बठिंडा की ओर रुख करते थे। लेकिन अब डबवाली के भी जो पेशेंट हैं वो सद्भावना अस्पताल का रुख करते हैं। क्या विशेषता है ऐसी आप में? मेरी तो नहीं, ये तो टीम का वर्क है, टीम का हार्ड वर्क है। रिजल्ट्स हमारे हैं जो मैं खुद कहूँ अच्छे हैं, ऐसा रिजल्ट्स बोलते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मेहनत बहुत करती है सद्भावना की टीम पेशेंट केयर में। हम ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, हमारे में हमें अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है और डेली इम्प्रूवमेंट की तरफ हम चलते हैं। हमारे हफ्ते में क्लासेस मैं प्लान करता हूँ, बाहर के डॉक्टर्स होते हैं, हम प्लानिंग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना हर चीज़ की, उसके लिए हमें बार बार उनको सिखाना पड़ता है। तो रिजल्ट्स के लिए मेहनत करने की टीम है, बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और हम दिन ब दिन और बेटर करेंगे। अस्पतालों में मरीज के परिजनों के साथ लुका छिपी का खेल खेला जाता है, स्थिति के बारे में साफ साफ नहीं बताया जाता है, वेंटिलेटर पर मरीज की अगर डेथ हो जाती है तो बताया नहीं जाता है। इन सब से अलग बात करूँ, सद्भावना अस्पताल का नाम तो इन लिस्ट में नहीं आता है ना। नहीं, हमारी तरफ से हम जो वेंटिलेटर के पेशेंट्स होते हैं उनको कम से कम दिन में 3 बार पर्सनली मैं ही मिलता हूँ। 3 या 2 बार मैं कोशिश करता हूँ कि 3 बार भी मिला जाए तो उनसे, नहीं तो 2 बार तो कम से कम मिलते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का मल्टी सुपर स्पेशलिटी एम्पैनलमेंट, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट और सारे लेवल्स का एम्पैनलमेंट सद्भावना के साथ ही है। जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, एक्स हेल्थ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ECHS कहते हैं, वो फैसिलिटी कैशलेस सद्भावना में ही है। ESI के पेशेंट्स होते हैं, टर्शरी केयर, जिनको हार्ट की या ब्रेन की बड़ी प्रॉब्लम है, वो आयुष्मान का पैनल, वो पैनल सद्भावना के साथ है।
बाकी जो इंश्योरेंस हैं, स्टार है, रेलिगेयर है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे जो रूटीन के रक्षा, ये सब हॉस्पिटल के एम्पैनल पे हैं। तो इन्हीं इन्हीं एम्पैनलमेंट्स को लेने के लिए एक बहुत हाई लेवल की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जो कॉस्ट में एडिशन करती है, जिससे कॉस्ट बढ़ती है। रोड साइड एक्सीडेंट की बात जब हम करते हैं, लोग नागरिक अस्पताल की ओर है मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी के न होने के कारण नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। क्या सद्भावना अस्पताल ऐसे केसों को हैंडल करता है? मौके पर जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो क्या पूर्ति की जाती है? मैं जो सद्भावना हॉस्पिटल की टीम, मैंने टीम वर्क की बात कर रहा था, उसमें यही टीम वर्क है सारा। हम एक उदाहरण के तौर पे डिस्कस करते हैं, 2-3 उदाहरण लेते हैं कि सपोजिंगली किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ है तो उसको फ्रैक्चर हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, पसलियां फट सकती हैं, गुर्दा डैमेज हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पेशेंट है, हमने उसकी असेसमेंट करनी है भी नुकसान कितना हुआ। कुछ चीज़ें तो सामने ही दिख रही होती हैं, भाई इसको ये डैमेज है। कुछ चीज़ों के लिए हमें टेस्ट करना होता है या एक्सरे करने होते हैं। मैं ऐसा दावे से तो नहीं कह सकता, पर शायद एक हमारा ही हॉस्पिटल है जो ऑन बेड एक्सरे करते हैं। हम ऑन बेड एक्सरे, अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो ऑन बेड एक्सरे होगा, मूव करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है एक्सरे के लिए। एक ही हॉस्पिटल हम यहाँ दावे के साथ कह सकते हैं वो है जो ऑन बेड डायलिसिस भी करता है अगर पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। ऑन बेड वेंटिलेटर तो हम प्रोवाइड करते ही हैं। सीटी स्कैन एक हमारी लाइफ सेविंग मशीन है। अगर किसी को सिर के अंदर चोट लगी है, लीवर की चोट है, किडनी की चोट है, लीवर किडनी की जो अल्ट्रासाउंड पे नहीं पता लग रही, तो 3 से लेके 5 मिनट में सीटी स्कैन करने की सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। पेशेंट का खून बह रहा है तो ब्लड बैंक हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इन सब चीज़ों में जो टाइम बचता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको आप किसी पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर किसी को छाती में दर्द हुआ है, अब छाती में दर्द हुआ है तो सबसे साइंस तो यही पढ़ाती है कि हार्ट अटैक में टाइम ही है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप हॉस्पिटल में टाइम पे पहुंचे और आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है तो आपको बचाया जा सकता है। तो हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आता है, उसको हार्ट अटैक है और सब चीज़ें ठीक है, अटेंडेंट्स हमारी बात समझते हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो हम उसका स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टिक कर भी सकते हैं। और कई बार कुछ टाइम लग जाता है क्योंकि अटेंडेंट नहीं है या पेशेंट प्रिपेयर नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही किसी को मान लो लकवा होगा, कुछ केसेस पीछे ऐसे हुए हैं, मैंने एक आध शायद आपसे पर्सनली भी डिस्कस किया था। लकवे के केस में क्या होता है कि आप जब भी आपको लकवा हुआ, आप नियरेस्ट सेंटर में पहुंचे जहाँ पे सीटी स्कैन हो। सीटी स्कैन आपको 3 से लेके 5 मिनट में ये बता देता है कि नाड़ी फटी है या नाड़ी रुकी है। अगर आपकी नाड़ी रुकी है तो सद्भावना हॉस्पिटल में एक इलाज ऐसा उपलब्ध है जो दुनिया में उपलब्ध है, हम तो यहाँ अब लेकर आए हैं, यूएस में, इंडिया में, सब जगह पे एक ऐसी दवाई है, उसको 3 से लेके 4.5 घंटे के अंदर अंदर दिया जाए तो बाजू पूरी की पूरी या हाथ आपका जो रुका है चल जाता है। वो थोड़ा कॉस्टली इंजेक्शन, हम उसको एडवाइस करते हैं। और हमारे ही शहर में कुछ बहुत धनाढ्य या मैं कहूँगा फेमस लोगों का हमने उस इलाज के साथ अच्छे रिजल्ट दिए हैं। नाम लेना कैमरे पे बिल्कुल। तो वो अगर हम उसमें क्या करें कि हम कहीं भागें या हम एमआरआई के लिए भागें, तो आपका जो टाइम वेस्ट होता है ना, उसने में दिमाग के सेल तो हैं वो हर 10 सेकंड में डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो टाइम बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम जो है वो हार्ट की बीमारी में, ब्रेन की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, अगर हम टाइम पे सब कुछ करते हैं तो रिजल्ट्स जितना पेशेंट या हम उम्मीद नहीं करते उससे भी अच्छे आते हैं। जैसे पॉइजनिंग का केस है। पॉइजनिंग के केस में क्या है कि सब जगह इलाज होते हैं, मैं किसी जगह पे कमेंट नहीं, कुछ आपको कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। हमारा एक मशीन जो डायलिसिस की मशीन एक हमने अलग रखी हुई है जो स्लो डायलिसिस से पॉइजन को निकालती है। उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉइजनिंग की दवाइयों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कि रिजल्ट आने में, अगर आपको दवाई से रिजल्ट 48 से 72 घंटे बाद दिखेगा, तो वो जो डायलिसिस का सिस्टम है वो 8 घंटे में ही हमें रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इसमें हम काफ़ी जान बचा पाए हैं। सब कुछ तो डॉक्टर या टीम के हाथ में नहीं होता, पर काफ़ी कुछ किया जा रहा है आपके शहर में।
डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक को लेकर है, पहले के ज़माने में एक स्टेज को फिक्स माना जाता था, अभी 70 साल या इससे ऊपर के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन आज हार्ट अटैक की कोई स्टेज फिक्स ही नहीं है। बिल्कुल। 10 वर्ष के बच्चे को भी आ रहा है, 30 वर्ष के युवा को भी आ रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका? जो हमारी जो खून की नाड़ियां हैं उनमें साइंस तो एस्टेब्लिश कर चुकी है कि जैसे ही हमारा जन्म के बाद ही उसमें ना क्लॉट, उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो खान पान है, वो इससे संबंधित इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम उस ब्लॉकेज को जितना लेट तक ले जा सकें वही हमारी जीत है। हम किसी की भी एंजियोग्राफी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं दिखेगी, ऐसा बहुत ही असंभव है। समय रहते अस्पताल पहुंचने पर जान बचाई जा सकती है? जान बचती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि आप अगर टाइमली पहुंचे हैं तो आपकी जान बचाई जा सकती है। दवाइयों से भी बचाई जा सकती है, स्टंटिंग से भी बचाई जा सकती है, पर सब कुछ डॉक्टर के हाथ में तो नहीं होता है। अंतिम और अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जनता जल्द से जल्द अस्पताल पर विश्वास नहीं कर रही है, डॉक्टरों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। सद्भावना अस्पताल और सद्भावना अस्पताल की टीम पर विश्वास कैसे और क्यों? मैंने काफ़ी कुछ तो बताया कि हमारे यहाँ पे जो सबसे अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो बताई हैं, ताकि आपको किसी भी पेशेंट्स के लिए आप आजमा कर देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, हमारे पेशेंट्स का फीडबैक ले सकते हैं। पर मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड, वही बात तरुण जी की भाषा में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह का आपको ये लगे कभी भी कि यार ये काम पैसों की वजह से, पैसों ऐंठने के लिए किया गया, इलाज में इसका रोल नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ है, ना मैं ऐसा होने देता। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर 3 में स्थित सद्भावना मल्टी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल सहगल साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर अस्पताल की विशेषताओं के बारे में बड़े ही अच्छी तरह से बताया। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में है विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम काम करती है। आप किसी भी फील्ड के डॉक्टर की बात कर लीजिए, हृदय रोग विशेषज्ञ की बात कर लीजिए, हड्डी रोग विशेषज्ञ की बात कर लीजिए, ईएनटी डॉक्टर की बात कर लीजिए, तमाम तरह के डॉक्टर उनके अस्पताल में कार्यरत है। वही उन्होंने कहा कि लकवा एक ऐसा रोग है जिस रोग की वजह से आदमी बड़ा हताश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन उनके अस्पताल में एक ऐसा इलाज है, यदि समय पर मरीज उनके अस्पताल में पहुंच जाता है तो सीटी स्कैन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि नस में ब्लॉकेज है या नस फट गई है। यदि नस ब्लॉकेज होती है तो उनके पास एक ऐसा इंजेक्शन उपलब्ध है जिसको लगाते ही मात्र कुछ देर बाद ही है वह नस काम करना शुरू कर देती है और मरीज का जो शरीर है वह चलना फिरना शुरू कर देता है। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब हार्ट अटैक की स्थिति में मरीज उनके अस्पताल में पहुंचा और उनकी डेडिकेटेड टीम ने उनके ऊपर काम किया और मरीज आज अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से जी रहा है। वही डॉक्टर अंशुल सहगल ने बोलते हुए कहा कि वेंटिलेटर को लेकर एक मिथ्या जो रहती है कि वेंटिलेटर लूट का एक उपकरण है, तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर जिंदगी बचाने का एक उपकरण है। उनके अस्पताल के एक रिकॉर्ड की बात करें तो 100 में से 90 मरीजों को वेंटिलेटर पर डालने के बाद है उनकी जिंदगी बचाई जा सकी है। तो वहीं जब कॉस्ट की बात हमने की कि सरकार द्वारा राशि निर्धारित करने के बावजूद भी अस्पतालों में राशि अधिक वसूल की जाती है, उन्होंने कहा ऐसा उनके अस्पताल में बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो राशि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं या जो मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानदंडों के अनुरूप है अस्पताल में कार्य किया जाता है। जब हमने इनसे सवाल लिया कि डब वाली से लेकर फतेहाबाद तक लोगों का विश्वास है सद्भावना मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल पर है, बड़े अच्छे से जच रहा है, क्यों और किस लिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि उनका अस्पताल है मापदंडों के अनुसार कार्य करता है और जहां भी रेट की बात आती है तो कम से कम रेटों में उनके यहाँ इलाज किया जाता है। मैं हरियाणा की गूंज के सम्मानित दर्शकों से अपील करता हूं कि डॉक्टर अंशुल सहगल ने बताया है कि जागरूकता के अभाव में बहुत से मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, इसलिए जागरूकता के अभाव में अस्पताल जाने से न डरें, अस्पताल आए, अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के अनुरूप अपना इलाज लें, जिससे कि आपकी कीमती जान को बचाया जा सके। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।